गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस अर्थात कोर्स या चैप्टर 1 से है ना रसायन का धारणाओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अणु सूत्र, गुणानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र। तो उससे पहले हम देखते हैं कि किसी यौगिक का जो सूत्र होता है का सूत्र किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हो जाता है सूत्र। बहुत ही सरल टॉपिक है क्योंकि आज हमको है ना हम इतने सालों से विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे कि सूत्र होता क्या है और फिर उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है कि गुणानुपाती सूत्र, अणु सूत्र क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल जानने पहले सूत्र के बारे में जानते हैं। देखिए, सूत्र या फार्मूला जिसको बोलते हैं, किसी भी यौगिक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, संकेतों का एक समूह होता है। ठीक है, जो किसी भी पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूत्र। ठीक है, तो सीधे सीधा बोले, संकेतों या प्रतीकों का एक ऐसा समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, उसको सूत्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम जल का सूत्र लिखे, तो देखिए जल का सूत्र सबको पता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, आप देख सकते हो जल के सूत्र में हमने एक हाइड्रोजन का संकेत या प्रतीक लिखा, दूसरा ऑक्सीजन का संकेत या प्रतीक लिखा है ना। तो ये क्या हो गया, प्रतीकों का एक समूह हो गया। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतीकों का समूह है ना, मतलब जल का जो अणु सूत्र है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतीकों का समूह है, जो क्या कर रहा है, जल के कितने अणु को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब एक अणु को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, जल का सूत्र है। समझ में आया। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि प्रतीकों का ऐसा समूह या संकेतों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, उसे सूत्र बोलते हैं। फिर किसी प्रकार आप लोग नमक का सूत्र लिखना चाहेंगे, है ना, तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्या होता है, वो HCl होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 होगा। है ना, तो आपको काफी सारे सूत्र पता है, आप उसको एग्जांपल में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सूत्र के प्रकार। देखिए सूत्र के कितने प्रकार होते हैं, बिल्कुल सरल। सूत्र के 3 प्रकार होते हैं, है ना, या हम 3 प्रकार के सूत्र पढ़ते हैं। देखिए पहला होता है मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, दूसरा होता है अणु सूत्र और तीसरा होता है संरचना सूत्र। देखिए ये 3 प्रकार के सूत्र होते हैं, है ना, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला या संरचना सूत्र हम इधर से पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको संरचना सूत्र बताऊंगी, अणु सूत्र बताऊंगी, मूलानुपाती सूत्र बताऊंगी, क्योंकि आगे हमको इसका डिटेल पढ़ना है। ठीक है, तो संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र जो होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मूलानुपाती सूत्र बहुत कम मिलते हैं और अणु परमाणु के मध्य बंध को बताते हुए उसको संरचना सूत्र मिलता है। ठीक है, तो संरचना सूत्र होता क्या है, तो देखिए यदि मैं यहाँ पे इस H2O को ऐसा ना लिखकर ऐसा लिखूं, ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों ने मेथेन को देखा होगा, है ना, मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। ठीक है, तो यदि मैं उसको CH4 ना लिखकर ऐसे लिखूं, क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से मैंने मेथड लिखा। ठीक है, और यदि आप लोगों को और भी एग्जांपल देखना है तो यदि हम देखें तो जो एथेन का फार्मूला होता है, तो एथेन का फार्मूला C2H6 होता है। इसको मैं C2H6 ना लिखकर कुछ ऐसा लिखती हूँ, HHH है ना, तो ये मेथेन है। ठीक है, और ये क्या हो गया, एथेन हो गया, और ये क्या हो गया, जल हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 प्रकार का अणु लिया और तीनों प्रकार के अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हुए मैंने उसका संरचना सूत्र बनाया। ठीक है, तो मेथेन का संरचना सूत्र पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है, एथेन का पूछा जाएगा तो ये बताना है।
ठीक है। सोडियम क्लोराइड को पूछा जाएगा क्या इन्हें बॉन्ड सील करके बताइए। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये संरचना सूत्र बताया। ठीक है। तो संरचना सूत्र क्या हो गया? तो देखिए किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, संरचना सूत्र भी एक क्या है? रासायनिक सूत्र ही है। ठीक है। किसी भी यौगिक का होता है तो किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र। ठीक है। आप देखिए ये क्या प्रदर्शित कर रहा है संरचना सूत्र? तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि उस यौगिक में विभिन्न तत्व जैसे कि यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, या यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है ना। विभिन्न तत्व के परमाणु, ठीक है, विभिन्न तत्व के परमाणु के मध्य क्या कर रहा है ना, परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित कर रहा है कि कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन कैसे व्यवस्थित है ना, कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन कैसे व्यवस्थित है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे व्यवस्थित है उसको प्रदर्शित करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र बोलते हैं। तो एक बार क्लियर करा दूं। ठीक है। विभिन्न यौगिकों के वह रासायनिक सूत्र जो उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के, ठीक है, परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, उसे संरचना सूत्र कहते हैं। और ये उदाहरण संरचना सूत्र का एग्जांपल। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? अगला देखते हैं अणु सूत्र होता है। ठीक है। तो अणु सूत्र भी किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र ही है। ठीक है। तो देखिए अणु सूत्र किसको बोलेंगे? जो किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो क्या करता है, देखिए ये व्यवस्था को प्रदर्शित करता है और ये क्या करता है? परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है। ये क्या करता है? ये परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो किसी भी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु सूत्र बोलते हैं, है ना। और अणु सूत्र का एग्जाम्पल क्या होता है? तो बहुत इजी है, आप लोग देख सकते हो कि जल का अणु सूत्र, देखिए जल का अणु सूत्र H2O होता है। ठीक है। इसी प्रकार आप ग्लूकोज का अणु सूत्र भी बता सकते हो, है ना। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है ना। इसी प्रकार आप एथेनॉल का अणु सूत्र दे सकते हो। एथेनॉल का अणु सूत्र क्या होता है? C2H6O होता है। ठीक है। मतलब C2H5O होता है ना, तो इसको हम H6 से लिख सकते हैं। ठीक है। C2H6O होता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो? बहुत सारे अणु सूत्र जानते हैं उसको दे सकते हैं। समझ में आए? जैसे ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या होता है? सबको पता है ऑक्सीजन का अणु सूत्र O2 होता है ना। तो यहाँ पे क्या बताया कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ठीक है। तो वो उसकी वास्तविक संख्या है। ठीक इसी प्रकार एथेनॉल के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। ठीक इसी प्रकार ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ठीक इसी प्रकार जल के अणु सूत्र में सोडियम है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। तो ये उसकी वास्तविक संख्या है। समझ में आया सबको? तो इस प्रकार से आप लोग अणु सूत्र जानते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट है मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? ये क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये तो अणुओं के है, परमाणुओं के मतलब व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है और ये परमाणुओं के मध्य उपस्थित सरल पूर्णांक अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है। सरल पूर्णांक अनुपात को प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र, है ना। तो क्या बोल देंगे? किसी भी यौगिक का, है ना, वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य सरल पूर्णांक अनुपात को प्रदर्शित करता है उसको हम लोग मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। तीनों का परिभाषा एक जैसा ही है, बस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए उदाहरण क्या हो गया? तो उदाहरण में हम देखेंगे जैसे कि मान लीजिए H2O2, है ना। H2O2 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? देखिए H2O2 का मूलानुपाती सूत्र HO होगा। क्लियर हो गया? H2O2 का मूलानुपाती सूत्र HO होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के मध्य जो अनुपात है वो कितना है? 2 होगा और ऑक्सीजन का 16 दूने कितना हो गया? 32 हो गया।
आया समझ में? ठीक है, 16 दूनी 32 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1:16 लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे यदि हम देखें तो हाइड्रोजन अणु की संख्या कितना है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन अणु की संख्या भी कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे दोनों की संख्या इक्वल है, तो इसको 1:1 लिख सकते हैं ना, मतलब 2:2 2:2 तो 1:1 आएगा, तो इसलिए यहाँ हाइड्रोजन एक लिखेंगे और ऑक्सीजन को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा समानुपाती सूत्र। आया समझ में सबको? ठीक इसी प्रकार यदि देखो हम ग्लूकोज का समानुपाती सूत्र लिखना चाहें तो ग्लूकोज का समानुपाती सूत्र कैसे लिखेंगे, तो सबको देखो ये तीनों संख्या 6 से विभाजित है ना, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 है ना, और ये 6 दूनी 12 और फिर ये 6 कम 6। तो ये देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, CH2O6। ठीक है, समझ में आया? सॉरी CH2O होगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार आप एथेनॉल का लिखोगे तो एथेनॉल का मोलनुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक है ना, विभाजित भी है, एक है ना, तो यहाँ पे हम एथेनॉल का यही लिखेंगे मोलनुपाती सूत्र। ठीक है, समझ में आ सबको? तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार आप लोग बेंजीन देखिए, बेंजीन जानते हैं, बेंजीन का मोलानुपाती सूत्र क्या, देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है, सूत्र C से S6 होता है। तो देखो यहाँ 6 और 6 दोनों विभाजित है 6 से, तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, इसका मोलानुपाती सूत्र 6 कम 6 6 कम 6 मतलब CH होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम मोलानुपाती सूत्र निकालते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि किसी यौगिक के मोलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या संबंध है ना? तो देखिए अणु सूत्र बराबर क्या होता है, मोलानुपाती सूत्र, और ये ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 8। तो किसी यौगिक के अणु सूत्र और मोलानुपाती सूत्र में क्या अंतर है, इस प्रकार से बताएंगे, है ना, क्या संबंध है, तो अणु सूत्र बराबर मोलानुपाती सूत्र का। ठीक है, जहाँ एक कोई सरल संख्या है ना, सरल पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 5 है ना, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अणु सूत्र ज्ञात होने पर हम मोलानुपाती सूत्र बता सकते हैं, या मोलानुपाती सूत्र ज्ञात होने पर हम अणु सूत्र बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी यौगिक का अणु सूत्र मोलानुपाती सूत्र जो है कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम कि किसी कार्बनिक यौगिक का मोलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रश्न लिखती हूँ, है ना, तो आप लोग को जो है समझना इजी हो जाएगा। प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, देखिए एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61%, है ना, देखिए एक प्रश्न है जिसमें एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% है और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन 11.88% है। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन जो है 11.88% है। ठीक है, अब देखिए यदि यौगिक का वाष्प घनत्व, है ना, वाष्प घनत्व भी दिया गया है, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो, है ना, वाष्प घनत्व भी दिया गया है 59 हो, तो हमको क्या ज्ञात करना है, मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, है ना, हमको क्या ज्ञात करना है, मोलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। हम पहले मोलानुपाती सूत्र निकालेंगे, फिर उसी के आधार पे अणु सूत्र निकालेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से एक प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं कि इसका अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल, है ना, और हल में फिर क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी दी गई है, 61%। देखो वहां पे दिया क्या है ना, क्वेश्चन में, ये देखो, ठीक है। और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे दिया है 11.88%। चलिए यहाँ तक समझ गए। सबसे पहले आपको जो भी प्रतिशत मात्रा दी गई है उसको आप प्रश्न से लिख लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रश्न से लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुल प्रतिशत मात्रा क्या आ जाएगी, देखो कुल प्रतिशत मात्रा 61 प्लस 11.88, जोड़िए इसको, कितना आएगा आंसर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 2 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 8 है ना। तो कुल प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई, 72.88। तो 100 तो आया नहीं, है ना, 100 तो नहीं आया, है ना। यदि 100 आया रहता तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 100 नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, इसमें 100 को पूरा करने के लिए कोई और तत्व मौजूद है, और वो है ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे, चूंकि इस यौगिक में, है ना, चूंकि इस यौगिक में ऑक्सीजन भी है ना, ऑक्सीजन भी है, और उसको उसका प्रतिशत हमको नहीं दिया गया है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अतः ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में इतना को घटा देंगे। ठीक है, 100 में इतना को घटा देंगे तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 100 में इतना को घटाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला कर सकते हो 100.00, और ये आपका हो जाएगा 72.88। ठीक है, और ये आपका 10 में 2 जाने पे, सॉरी 10 में 8 जाने पर 2, 9 में 8 जाने पर 1, और ये हो गया 9, 9 में 2 जाने पर 7, और 7 में सॉरी 9 में 7 जाने पर 2, तो कितना आया आंसर, 27 है ना, 1.2%। ये देखिए, ठीक है। तो ये आ गया आप लोग का ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। तो अब आपको पता चल गया ना, हमारे जो यौगिक है उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बनानी है। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, ध्यानपूर्वक देखते जाइए, है ना, और जो लिखे हैं उसको याद रखें। चलिए क्या टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे तत्व, है ना, तत्व की प्रतिशत मात्रा, जो तत्व दिए गए उसको लिखेंगे आप, उसका उस तत्व की प्रतिशत मात्रा लिखेंगे कि कितना परसेंट आपको दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, तत्व का द्रव्यमान लिखेंगे, ये देखिए, है ना, तत्व का द्रव्यमान लिखने के बाद आप लोग क्या लिखोगे, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या लिखोगे, परमाणुओं की आपेक्षिक, है ना, संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालोगे, कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद परमाणुओं के मध्य अनुपात निकालना है, परमाणुओं के मध्य अनुपात। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए हमारा क्वेश्चन का काम तो खत्म हो गया। तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, है ना। तो इस प्रकार अनुपात, परमाणुओं के मध्य अनुपात निकालने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं सरल अनुपात। समझ में आई सबको। तो अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको इतनी सारी कॉलम जो है बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए हमको प्रश्न में 3 तत्व दिया गया था। एक दिया है कार्बन, कितना परसेंट, 61%। ठीक है,
अब कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान, तो 6 दूने 12 होता है। ठीक है, 6 दूने कितना होता है, 12 होता है ना। अब आपको क्या करना है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकालना है। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो प्रतिशत दिया गया है उसको उसके द्रव्यमान से भाग देना है ना। प्रतिशत दिया गया है उसको उसके द्रव्यमान से भाग देना है। तो चलिए रफ करके कर लेते हैं, आपको आसान हो जाएगा। तो देखो आप जानते हो 12 का पारा 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है ना। तो यहाँ पे बचा 1 पॉइंट लेंगे तो ये हो गया 10, शून्य का पारा पड़ना है तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो 12 छक्का 72 है ना, क्लियर हो गया। और जाएगा, ठीक है, तो 12 सत्ते कितना हो गया, 84 हो गया, और 12 अट्ठे 96, तो ये हो गया 8 है ना। चलिए 4 बचा, तो आगे और आप दे सकते हो या नहीं भी दे सकते। तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 5.08। ठीक है, 2 अंक मिलने के बाद हम अपना जो भाग देने की प्रक्रिया है उसको रोक देते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब दूसरा तत्व क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया है, और हाइड्रोजन का कितना है, 11.88। ठीक है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो सबको पता है कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अब हम यहाँ पे अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए 11.88 को 1 से भाग देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11.88 आएगा। ठीक है, देखो कितना इजी। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना आया था, 27 दशमलव कितना आया था, 72 आया था। ठीक है, 27 दशमलव है ना 72 आया था। तो 27.72 सॉरी 1 2 आया था, है ना। 27.12 को आप भाग देखो, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 8 दूने 16। अब यहाँ पे भी भाग देंगे आप 27.12 को कितना से, 16 से। ठीक है, आंसर कितना आएगा, तो चलिए रफ करके कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप दशमलव हटाओगे तो यहाँ 2 शून्य बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, है ना। अब 16 का पारा पढ़िए, तो 16 एकम 16, 16 दूने 32, तो 2 बार से तो नहीं जाएगा, 1 बार से ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 1600, है ना, ये हो गया 2 1, है ना, और ये हो जाएगा 1 और ये 2, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप दशमलव लगाओगे तो शून्य बढ़ेगा। ठीक है, तो 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96 होता है ना। तो ये हो जाएगा 0 0, 6 छक्के 36, है ना, हासिल 3, 6 कम 6 अटी 9, तो ये क्या 0 और ये हो गया 2, 11 में 6 जाने पर 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 10, 10 में 9 जाने पर 1। ठीक है, एक शून्य आप और ले सकते हो, है ना। तो 16 छक्का 96 होता है, क्लियर हो गया। चलिए तो 6 से ही देखते हैं, तो 16 छक्का क्या हो जाएगा, 96, 0 0, है ना, और ये आपका हो जाएगा 12 में 6 जाने पर 6, और हो गया 14, 14 में 9 जाने पर कितना आएगा, 5। ठीक है, तो 5600 आ रहा है, मतलब और जाएगा, है ना। तो और कितना से आप उसको ले जा सकते हो, या आप इतना ही दे सकते हो। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 1.6 लिखते हैं। अब देखो 1.6 में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, जो देखो जो सबसे बड़ा छोटा रहेगा ना, ठीक है, जो सबसे छोटा रहेगा उसी से हमको क्या करना है, सबको भाग देना है। ठीक है, तो आप देखो इस तरफ की संख्या देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, 11 सबसे बड़ा है, उसके बाद 5 है, फिर सबसे छोटा 1 है। तो जो सबसे छोटा रहेगा उसी से हमको क्या करना है, सबके आंसर को भाग देना है। चलिए तो ये देखिए 5.08, ठीक है, इसका आप कितने से भाग दोगे, 1.6 से भाग दोगे, आंसर आएगा उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे मैं दशमलव हटा देती हूँ, तो ये हो जाएगा 508, है ना। और चूंकि यहाँ एक तरफ दशमलव है तो एक जीरो बढ़ेगा, तो हो जाएगा 160। चलिए 16 का पारा करते हैं, तो 16 तिया 48 होता है ना, 2 बचेगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 16 तिया 48 मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो 8 और ये 2। ठीक है, अब दशमलव लेते हैं तो एक जीरो बढ़ेगा, है ना, तो 16, तो 16 16 दूने 32 होता है। ठीक है, तो एक बार से जाएगा,
जाएगा 160, 0 और ये 2 और ये 1। ठीक है, हम फिर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16.86 और 16 छक्का 96, मतलब 7 बार से चला जाएगा। तो चलिए ये जाएगा 0 और 7 छक्का 42 की 2 हासिल आ जाए, 7 एक 7 7 11। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कितना आया हमारा आंसर 3.17। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, अब फिर इसको इससे भाग देंगे तो 11.88 और ये हो जाएगा हमारा 1.6। कितना आएगा आंसर? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा 1180 और ये हो जाएगा 160, है ना, क्योंकि 10वां हटाएंगे तो इधर एक अंक हटेगा और फिर एक अंक के लिए फिर एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, चलिए 16 का पारा पढ़िए 118 है। ठीक है, तो 16 सबसे 112 होता है। ठीक है, तो 7 बार तो ले ही सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। 7 छक्का 42 की 2 हासिल 4, 7 एकम 7 7 4 11। ठीक है, जीरो और ये आपका 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप 10 लोगे तो ये हो जाएगा आपका 600, है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे 16 की 48 होता है। ठीक है, तो 3 बार में 480 आया था। ये देखिए तो ये जाएगा 0, 10 में 8 जाने पर 2 और ये 120 आया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए इसको हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 7.3। उसके बाद 1.6 का 1.6 से भाग दोगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद देखिए आपका काम हो गया। जितना आपको बताई हूँ क्या समझ में आया सबको? ठीक है, कि हमने क्या कहाँ पर क्या क्या किया है। ठीक है, देखिए इतना कॉलम बनाएंगे, इतना तो आपको प्रश्न में दिया रहता है। आप इतना तो जानते हो, है ना, परमाणु विज्ञान सबको पता है, बस इसको इससे भाग देना है। तो देखिए दिए है ना, तो ये आया। अब इसमें जो सबसे छोटा रहेगा उसको सभी से भाग देना है। ठीक है, देखिए ठीक है, जो छोटा है मतलब सभी अंकों को जो सबसे छोटा रहेगा उसे भाग देना है। तो इस प्रकार से आंसर मिलेगा। अब देखो ये आंसर मिला, तो इसको आप क्या करोगे, देखिए कैसे करना है आपको। यदि ये दशमलव के बाद की अंक 5 से बड़ा है, ठीक है, तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, और 5 से छोटा है तो 3 ही लिखोगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखो ये 3 5 से छोटा है तो इसको 7 ही लिखेंगे, ये 5 से बड़ा होता है तो इसको 8 लिखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए तो इसका सरल अनुपात हो जाएगा 3, इसका सरल अनुपात हो जाएगा 7 और इसका सरल अनुपात हो जाएगा 1। ठीक है, तो 3 7 और 1 आया। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इतना क्लियर समझ में आई ना। तो यहाँ पे हम यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या बनाएंगे, तो देखिए अतः यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, तो सी का कितना आया 3 आया, तो ये हो जाएगा C3। ठीक है, सी का 3 आया तो C3 लिखेंगे। एच का कितना आया 7, तो यहाँ पे हम लोग H7 लिखेंगे। और O का कितना आया 1 आया, तो O है ना, यहाँ 1 लिखने का आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो देखो कितना इजी था यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यौगिक का क्या कर सकते हो, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई सबको? चलिए अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यौगिक का अणु सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो यौगिक का अणु सूत्र हम कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए यौगिक का अणु सूत्र निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, यौगिक का अणु सूत्र निकालने के लिए पहले हमको अणु सूत्र द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, तो अणु सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे है ना, जो वाष्प घनत्व है उसका 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यौगिक का अणु सूत्र निकालने के लिए, अणु सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए हमको वाष्प घनत्व से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करिए तो ये जाएगा 2 या 18, 2 5 10 और 11, है ना। तो यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान कितना हो गया 118 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अणु एन निकालने के लिए, क्योंकि आप जानते हो अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, फिर ब्रैकेट के बाहर एन होता है ना, तो उस एन का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूलानुपाती सूत्र भाग कितना आया, देखिए मूलानुपाती सूत्र भाग कितना आया, तो 12 तिया 36, है ना, और ये हो जाएगा 7 और इसका कितना होगा 16। ठीक है, तो 6 12 12 और 7 कितना हो गया 19, है ना, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है,
तो इन तीनों के जो अणु सूत्र है ना, कुल जो भार है परमाणुओं का, द्रव्यमानों का, हमको क्या करना, मूलानुपाती सूत्र में जो जो परमाणु जितनी जितनी संख्या में है उतना उतना उसका भार लेके उसको जोड़ देना। जैसे कार्बन का 12 होता है तो 12 तीन कार्बन का कितना हो गया 36, एक हाइड्रोजन का साथ एक होता है तो 7 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन का 16, है ना। हमने तीनों को जोड़ा और इस प्रकार मूलानुपाती सूत्र भार निकल गया। अब मूलानुपाती सूत्र भार को है ना, और यहाँ पे जो अणु सूत्र द्रव्यमान आया 118, इसको मूलानुपाती सूत्र भार से भाग दिया। ठीक है, समझ में आई सबको। इन निकालने के लिए हम यहाँ पे अणु सूत्र द्रव्यमान लेते हैं बटा मूलानुपाती सूत्र भार लेते हैं। अब इसको भाग देंगे, है ना, तो n का मान कितना आ जाएगा, 59 59 118 2 आएगा, n का मान 2 आया। ठीक है, तो अणु सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो अणु सूत्र बराबर, आप लोग जानते हो मूलानुपाती सूत्र, और ये n होता है। अब यहाँ n की वैल्यू रखना, ठीक है, समझ में आई सबको। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अणु सूत्र क्या होगा, है ना। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और इंटू ये n, है ना। तो अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र लिखिए क्या आया है, C3H7O, और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो C6H14O2, ये हो जाएगा यौगिक का अणु सूत्र। समझ में आया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और इस प्रकार से किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं।